औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। इंट्रोडक्शन इसमें हमने ये पढ़ लिया था कि बायोकेमिस्ट्री जो है एक्चुअली ये एक केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन इन दी बॉडी, इन दी लिविंग ऑर्गेनिज्म या इन द प्रोटोप्लाज्म जो हो रहे हैं वो जो है ना वो उनकी स्टडी जो है वो बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। तो अब हम इसकी ये देख रहे थे कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो इसमें हिस्ट्री में ये था कि ये अभी बिल्कुल नई नई ब्रांच है साइंस की, यानी केमिस्ट्री की जो ब्रांच है ये बायोकेमिस्ट्री, ये अभी नई ब्रांच है। पहले फिजियोलॉजी की ही एक ब्रांच समझी जाती थी, तो अब इसने जो ही तरक्की की है तो ये अब ये इसकी नई अलग से एक ब्रांच ही बन गई है। तो ये पिछली सदी में यानी 20th सेंचुरी के लास्ट यानी सेकंड हाफ में ये एक्चुअली इसने जन्म लिया। तो अब 21st सेंचुरी में इसमें काफ़ी तरक्की हो गई है। तो अभी जो इसमें 21st सेंचुरी में ये मोस्ट डायनामिक साइंस जो ये कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, उसमें तरक्की हो रही है, उसमें नई नई इजादात हो रही हैं और इसकी सरहदें जो हैं वो बहुत तेज़ी से फैलती जा रही हैं। तो हम यही आज यहाँ से शुरू करेंगे कि इन 21st सेंचुरी इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक साइंसेस whose frontiers are expanding at a fantastic rate। ये तेज़ी से तब्दील होती हुई साइंस है, ये ब्रांच ऑफ साइंस है जिसके जो सरहदें हैं जो वो बड़ी तेज़ी से फैल रही हैं। दिस ग्रेट लीप forward in biochemistry has been enormous help in providing explanations for the mechanisms of many physiological processes which were hitherto unknown or were shrouded in mystery। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बायोकेमिस्ट्री में जो बड़ी छलांग लगाई है, ये जो तेज़ी से जो फैल रही है, इससे बड़ी मदद मिल रही है बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने में। बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो बॉडी में हो रहे हैं उनको एक्सप्लेन करने में हमें बड़ी मदद मिल रही है, जो कि पहले जिनसे हम आशना नहीं थे या जो सीगाए राज में थे। तो वो सारी चीज़ें अब ये फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री जो है उनको रिवील कर रही है, उनसे पर्दा उठा रही है। दूसरी मेडिकल साइंसेज जैसे कि अदर मेडिकल साइंसेज आई इन फॉर एग्जांपल फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी एंड पैथोलॉजी और इवन थेराप्यूटिक्स हैव बीन ग्रेटली बेनिफिटेड फ्रॉम न्यू डिस्कवरीज इन बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में ये जो नई नई इजादात हो रही हैं, नए नए टेस्ट और जो हमें उनके मेटाबॉलिक रिएक्शन का जिनका पता चल रहा है, उनसे हमें बहुत सारा जहाँ दूसरी चीज़ों को फ़ायदा हो रहा है, उसके साथ साथ ये जो मेडिकल साइंस की दूसरी ब्रांचेज हैं जिनमें फिजियोलॉजी है, जैसे को पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी, ये जो अद्वियात का जो इल्म है ये जिसमें हम पढ़ेंगे आप अभी, और बैक्टीरियोलॉजी जिसमें ये इसमें हम बैक्टीरिया और जरासीमों के बारे में स्टडी करते हैं, और पैथोलॉजी होती है जिसमें हम जो नॉर्मल बॉडी फंक्शंस में जो तब्दीली आ जाती है, जो ख़राबी पैदा हो जाती है, उससे जो फंक्शन जिस तरह होते हैं ख़राब गलत यानी चेंज फंक्शन जो होते हैं वो पैथोलॉजी कहलाती है। और थेराप्यूटिक होते हैं कि उनको फिर इलाज किस तरीके से उनको अद्वियात दी जा सकती हैं और देखा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको ये बायोकेमिस्ट्री की वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, और बायोकेमिस्ट्री से ये इस मेडिकल की ये सारी साइंसेज इनमें तरक्की हुई है। ऑल दीज मेडिकल साइंसेज हैव कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रेट स्ट्राइड्स मेड इन मेडिसिन। तो ये जो ऊपर जो मेडिकल की जो ब्रांचेज हमने जिनका जिक्र किया है, इनसे मेडिसिन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इन सब में तरक्की बायोकेमिस्ट्री की वजह से हुई, और इनमें तरक्की की वजह से जो है वो मेडिसिन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मेडिसिन से मुराद ये है बीमारियों की डायग्नोसिस और उनकी ट्रीटमेंट, पेशेंट की ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट सारा इसमें शामिल होता है। वो मेडिसिन जैसे मेडिसिन के वार्ड होते हैं ना,
वो उसमें ये मेडिसिन का मतलब सिर्फ दवाई नहीं है। मेडिसिन का मतलब वो मरीज़ की डायग्नोसिस, उसमें तशख़ीस कि उसमें क्या बीमारी है और उसको क्या दवाई दी जाए और किस तरह दवाई दी जाए, ये सारी चीज़ें मेडिसिन में आती हैं। तो ये ऑल दीज मेडिकल साइंसेज हैव कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रेट स्ट्राइड्स मेड इन मेडिसिन एंड ए मेजर पार्ट ऑफ द क्रेडिट गोज टू बायोकेमिस्ट्री। तो यानी बायोकेमिस्ट्री की वजह से जितनी जितनी तरक्की हुई है उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो बायोकेमिस्ट्री का है। बायोकेमिस्ट्री हैज़, अब ये तो हो गई इसकी जो हमने हिस्ट्री थी, तो अब ये प्रेजेंटली इसमें हम अब क्या हो रहा है वो उसके बारे में हम ये बात डिस्कस करेंगे कि बायोकेमिस्ट्री हैज़ एज्यूम्ड एन इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट रोल इन वेरियस ब्रांचेज ऑफ मेडिसिन and biochemists have frequently been called upon to provide the special techniques and knowledge to the solution of clinical problems। तो ये वही बात फिर दोबारा उनने नए तरीके से बात की है कि ये जो नई तकनीक्स और बायोकेमिस्ट ने जो इवाल्व की हैं, डेवलप की हैं, उससे रोज़ बरोज़ उनका रोल जो है और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और कोई जितने भी मामलात और प्रॉब्लम्स आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम बायोकेमिस्ट जो होते हैं उनको दावत देते हैं कि वो इस मामले को हल करें। बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस कैन लीड क्वाइट डायरेक्टली टू द सजेशन ऑफ रेमेडीज़। तो ये केमिकल जो इन्वेस्टिगेशंस है, इससे डायरेक्टली हम जब ये भी पता चला सकते हैं कि इसको क्या इलाज है। तो ये इसकी मिसालें जो हैं वो अभी हमें आगे आएंगी। यानी डायरेक्ट हम बायोकेमिकली जैसे हम हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन का जो ब्लड में अगर हीमोग्लोबिन कमी है तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें अगर हीम की कमी है, इसमें आयरन की कमी है, तो हीमोग्लोबिन हम उसको डायरेक्ट आयरन दे देंगे ताकि हीमोग्लोबिन बन जाए। आयरन की कमी की वजह से हीमोग्लोबिन अगर कम हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे उसकी एग्जांपल उसने दी हैं। रिकेट्स है जिसमें ये विटामिन डी, मेरा गालबन विटामिन डी की कमी हो तो रिकेट्स डेवलप हो जाते हैं। प्लेग्रा है, वो भी एक विटामिन की डेफिशिएंसी सी, विटामिन बी की डेफिशिएंसी है। बेरी है। स्कर्वे है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी है। और परनीशियस एनीमिया, ये भी विटामिन बी की डेफिशिएंसी है। तो ये मुख्तलिफ विटामिन की डेफिशिएंसी से मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ और बीमारियाँ जो हैं वो डेवलप हो जाती हैं। तो जब ये हमें ये पता चल गया कि ये फ़लाँ विटामिन जो है उसकी डेफिशिएंसी से होगी ये बीमारियाँ पैदा होती हैं, तो हम केमिकली उसको टेस्ट करके तो हम फ़ौरन उसको डायरेक्टली उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसकी रेमेडी दे सकते हैं। उसको फ़लाँ विटामिन दे दें या फ़लाँ मिनरल दे दें तो वो उसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, द डिस्कवरी ऑफ द स्पेसिफिक बायोकेमिकल डेफिशिएंसीज इन रिकेट्स, प्लेग्रा, बेरी, स्कर्वे एंड परनीशियस एनीमिया led rapidly to the successful therapy by a rational method। तो यानी एक कामयाब उसका इलाज जो है वो मुनासिब तरीके से उसका हम इलाज कर सकते हैं कि ये इनमें किस चीज़ की डेफिशिएंसी है। द बायोकेमिस्ट हैज़ प्रोवाइडेड vitamins and hormones in pure conditions। vitamins और हार्मोन्स भी ये बायोकेमिस्ट ने प्योर कंडीशन में उनको आइसोलेट किया। तो हमें पता चला कि ये विटामिन्स क्या होते हैं और हार्मोन्स क्या, कौन कौन से केमिकल हैं और क्या चीज़ें हैं, और उनको हम किस तरह इंसानी सेहत के लिए बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। The biochemist has provided vitamins and hormones in pure conditions and has aided in the preparation of vaccines। तो वैक्सीन एंटीटॉक्सिन सीराइड्स, तो वैक्सीन या एंटीटॉक्सिन या सीरम्स मुख्तलिफ जो होते हैं वो ये जो केमिस्ट होते हैं यही तैयार करते हैं। और इन्हीं की जो टेक्निक्स जो इसमें डेवलप हुई हैं उसी से ये तैयार किए जा रहे हैं। द फील्ड ऑफ एंजाइम इनहिबिटर्स, रिकम्बेंट DNA टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन मैपिंग, DNA profiling एंड क्लोनिंग हैव ओपन्ड ए न्यू एरा इन मेडिसिन। तो ये नए फील्ड्स हैं जिनके बारे में उन्होंने ये बताया है कि ये नए फील्ड इसमें जो इनमें बायोकेमिस्ट्री जो है वो बड़ा रोल प्ले कर रही है।
तो एंजाइम इनहिबिटर्स मीन्स ऐसे होता है कि बाज़ का किसी इंसान में इस तरह की डिजीज़ डेवलप हो जाती है कि किसी ख़ास एंजाइम की हाइपर एक्टिविटी वजह से कोई डिजीज़ डेवलप हो जाती है। तो इस तरह के एंजाइम इनहिबिटर्स डेवलप किए गए हैं जो उन एंजाइम को रोकते हैं, और वो मखसूस किस्म के जो केमिकल या बायोलॉजिकल या कह लो कि रिएक्शन जो दूसरे होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन प्रोसेस, उनको रोक देते हैं। तो उससे वो बीमारी में की क्योर होने में ठीक होते हैं। इसके बाद रिकम्बेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ये उस तरह होती है कि दो मुख्तलिफ जानवरों से या जानदारों से उनकी डीएनए लेके तो उनको कंबाइन किया जाता है और उससे नई चीज़ तैयार करने की कोशिश की जाती है। तो यानी जो दो मिलती जुलती चीज़ें जो हैं उनसे दो, एक डीएनए की एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, आपको पता है। तो उसमें से ये आधा एक से और आधा दूसरे जो जानदार है या ऑर्गेनिज्म है उससे लेके तो नया डीएनए बना के उससे नई किस्म की जो आगे प्रोजनी है या नस्ल है वो तैयार की जाती है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग भी यही चीज़ है कि जिसमें नए जीन्स से दाखिल करके या बेहतर क्वालिटीज़ पैदा की जाती हैं। जैसे आपने देखा कि मुख्तलिफ सब्जियां हैं, इसी तरह जानवरों में भी लोअर लेवल में तो मुख्तलिफ बेहतर जानवर या पहले से पैदा किए गए या बेहतर सब्जियां या बेहतर फूल, मुख्तलिफ किस्म के फूल जो है या मुख्तलिफ किस्म के और फ्रूट्स हैं वो इस तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग से ये तैयार किए जाते हैं। जीन मैपिंग, तो जीन मैपिंग भी ऐसे ही होता है कि डीएनए में ये देखा जाता है क्या नाम है उसका, जो हाई क्रोमोसोम्स हैं, डीएनए नहीं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होते हैं। तो जीन्स जो होते हैं वो जीन्स एक ख़ास तरतीब से लगे होते हैं। तो ये देखा जाता है कि इनकी मैपिंग क्या है, जीन में एक जीन के साथ दूसरा कौन सा जीन्स है, और एक जीन के साथ जो मिलता जुलता जो जीन है जो एक करेक्टर के लिए है वो दूसरा जीन कितने फासले पे है उससे। तो ये क्रोमोसोम्स की जीन मैपिंग की जाती है कि असल में जीन किस तरतीब से क्रोमोसोम के ऊपर पड़े हैं। ये आप जीन्स और क्रोमोसोम्स इनको आप समझते हैं ना, ये क्या बात होती है। ये असल में ये जो कोई भी देखें, जब एक जाइगोट बनता है, इंसान बनता है या जानवर बनता है या परिंदा बनता है, तो शुरू में तो एक जाइगोट होता है, एक सेल, यानी एक स्पर्म और एग मिलके एक जाइगोट बनाते हैं। अब ये वो तो एक ही सेल होता है, तो उसके आगे इससे इंसान बनना है, इससे कोई जानवर बनना है या इससे कोई प्लांट बनना है, तो ये कैसे पता चलेगा। तो ये वो सारी चीज़ें उसके जो क्रोमोसोम होता है उसमें ये हदायत शामिल होती हैं। उस सेल में, उस जाइगोट में जो उसके न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स हैं उसके ऊपर तमाम हदायत, और हदायत किस तरह होती हैं, ये जीन्स, उसके ऊपर जो जीन लगे उनमें ये छुपी होती हैं। ये हदायत ये कोडेड फार्म में उन जीन्स के अंदर छुपी होती हैं जो उसके क्या कहते हैं क्रोमोसोम के ऊपर लगे होते हैं। तो यही बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि वो अगर उसमें से किसी एक जीन को वहाँ से हटा के कोई दूसरा जीन वो बेहतर करेक्टर का वहाँ पे लगा दिया जाए उस डीएनए में, और उससे फिर आगे वो डेवलप किया जाए, तो वो बेहतर करेक्टर जो है आगे नस्लों में डेवलप होता है। और यही जेनेटिक इंजीनियरिंग है और जेनेटिक मैपिंग है कि पहले तो ये पता करते हैं कि कौन सा करेक्टर का जीन्स कहाँ पे है, फिर जिस करेक्टर के जीन को चेंज करना है वो उसको वो वहाँ से वो जीन निकाल के दूसरा जीन लगाया जाता है, और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है। ठीक है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद है डीएनए प्रोफाइलिंग। तो ये डीएनए प्रोफाइलिंग ये जो आजकल देखा होगा, ये जो रेप केसेस आते हैं या उसकी डीएनए करवाते हैं, या ये पहचान की जनाब हत्यारा हादसा हो गया जल गए उनकी डीएनए करवाना, तो वो ये डीएनए प्रोफाइलिंग वो वाली है कि वो उनके डीएनए जो है वो उसमें क्रोमोसोम के सेल लिए जाते हैं, उसके उनमें से उनका डीएनए जो है वो उनका देखा जाता है कि कौन सा किस किस्म का है, और उनकी अपनी फैमिली के साथ जिसके साथ मिलता है तो ये इस तरह या उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो ये डीएनए प्रोफाइलिंग है, ये होती है। और इसके बाद है क्लोनिंग। तो क्लोनिंग वही है कि जो उनको ग्रो करना, जो एक तरह का जो एक ही किस्म का जो क्या कहते हैं वो जो क्रोमोसोम्स हैं या डीएनए है या जीन्स हैं जिसकी, उससे उसी तरह का एक और यानी उससे लेके दूसरा एनिमल या प्लांट या जो है ना वो ग्रो करना, उसको क्लोनिंग कहते हैं। जैसे ये डॉली एक भेड़ थी जो क्लोनिंग करके तो तैयार की गई थी, वो मर भी गई थी बाद में। तो ये मतलब ये क्लोनिंग से मतलब ये होता है।
तो ये जो नई फील्ड्स हैं जिनमें बायोकेमिस्ट जो है इस वक्त ज़बरदस्त जो उनमें तरक्की कर रहे हैं, उनमें फील्ड में वो देख रहे हैं और उनको उसमें काम कर रहे हैं। तो ये बड़े हैरान कुन हद तक ये जो इनके रिज़ल्ट्स हैं। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द ही हैज़ प्रोवाइडेड ए लार्ज नंबर ऑफ केमिकल टेस्ट एज एड्स इन द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। तो बहुत सारे इस बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारे जो मेडिकल टेस्ट जो हैं जो उन्हें डिवाइस किए हैं जिससे ये डायग्नोसिस में मदद मिलती है कि ये कौन सी डिजीज़ हैं। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। ओके, थैंक यू।